दोस्तों, क्या आप भी पढ़ाई के बाद सब भूल जाते हो या फिर भरे भरे नोट्स देख के रिवीजन से ही डर लगता है? पूरी मेहनत के बाद भी एग्जाम हॉल में सिर्फ एक ही सवाल होता है, ये सब याद क्यों नहीं हो रहा? तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह। मैं हूँ यहाँ आपके लिए, ऐसे ट्रिकी और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि टॉपिक हो या कॉन्सेप्ट सब दिमाग में चिपक जाएगा। तो बस जुड़े रहें हमारे साथ और पढ़ाई पढ़िए स्मार्टली। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। फेडरलिज्म दोस्तों, पहले चैप्टर को आपने जो पढ़ा पावर शेयरिंग, उसी का बस एक अगला एक्सटेंशन रूप है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पावर जो डिवाइडेड हुई हैं उनके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पढ़ाने का एक बेसिक स्टेप है कि स्टूडेंट्स को बेसिकली स्मूथली टॉपिक को याद करवा दिया जाए विथ नेमोनिक्स। नेमोनिक्स वो होता है दोस्तों कि जो टॉपिक को स्मूथली कनेक्ट करे, उसके रूट्स को पकड़े। जैसे अगर मैं बोलूं कि फेडरलिज्म के सारे एक्सप्लेनेशंस जो है ना, मैंने इस स्कूल नाम के ट्रिकी टर्म के बेसिस पे आपको मैं याद करवा दूंगा। या फिर आप लोग देखो कि जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है ना, वो इस टर्म को आप लोग याद कर लोगे और मेरे वीडियो को देख लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं। या फिर आप देखोगे कि इंडिया में जो फेडरलिज्म का जो ट्विस्ट है ना, अगर इस फैमिली बॉन्ड के टर्म को आप लोग याद करोगे ना, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखो जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि फेडरलिज्म का ही एक पार्ट है। तो अगर मैं बोलूं कि इस ग्रास रूट को आप लोग याद कर लो, तो आपको ये भी पूरा याद हो जाएगा। या फिर एग्जामिनेशन के फ्रेमवर्क से देखोगे, मैं आपको बहुत सारे टर्म्स बताऊंगा। तो ये स्पेशल चाइल्ड एक ऐसा ट्रिक है ना, जो आपको इजीली याद करा देगा। तो बने रहें दोस्तों, और हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेशंस जो है इस टॉपिक के, वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, फेडरलिज्म क्या है पहले हम लोग इसको समझते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, या फिर बोल सकते हो कि जिसमें पावर्स जो होती है ना, दो या दो से अधिक लेवल्स पे गवर्नमेंट के बीच में ये डिवाइडेड होती हैं। क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट में जितने भी बोल सकते हो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स हैं, उसके बीच में पावर्स को बांटा जाए। जैसे देखोगे तो इसके जो फीचर्स हैं, या फिर सॉरी, फीचर्स नहीं बोलूँगा इसको, समझने के लिए। तो क्या होता है कि पहला तो इसके पावर शेयर्ड होते हैं। आपको पता ही होगा, सेंटर और स्टेट मेनली। उसके बाद से सेंट्रल अथॉरिटी होता है, सेंटर के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ही पावर होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के बारे में मेनली सेंटर ही डिसाइड करता है। या फिर हार्मोनियस रीजन को देखोगे तो दोनों गवर्नमेंट मिलके भी कुछ कुछ स्टेप्स पे अपने डिसीजंस को लेती है। जैसे कि डिजास्टर रिलीफ हो गया, आए दिन आप लोग सुनते होंगे, बिहार, यूपी या फिर बहुत सारे ऐसे जगहों पे, या फिर हिमाचल प्रदेश जो हाल ही में चल रहा है, जहाँ पे फ्लड आ चुका है, या फिर बोल सकते हो कि अधिक बारिश के कारण प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसमें कौन डिसीजन लेगा? तो ये डिसीजन लेगा हमारा गवर्नमेंट, जो स्टेट और यूनियन के साथ मिलके काम करेगा। उसके बाद से ओवरलैपिंग फंक्शन क्या होता है? तो कभी कभी सेम सब्जेक्ट पे दोनों सरकार का रोल होता है, ठीक है। तो जैसे एजुकेशन पॉलिसी हो गया, इसमें गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों मिल के डिसीजंस को लेते हैं। और ऑन गोइंग एडजस्टमेंट्स क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप लोग देखोगे कि एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लोग समझते हैं, तो जीएसटी काउंसिल में क्या होता है ना, सेंटर और स्टेट मिल के दोनों रूल डिसाइड करता है कि वहाँ के लिए क्या सही है। या फिर लोकल पार्टिसिपेशन को देखिए आप लोग, तो क्या होता है कि जो लोकल पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि लोकल या फिर छोटे पावर्स का बड़े पावर्स में पार्टिसिपेशन। जैसे कि देखो आप लोग, ग्राम सभा तो जानते ही होंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। या फिर आप लोग देखोगे कि एक छोटे पैमाने पे एक पावर का हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि विलेजेस डिसाइड करते हैं पानी या सड़क के लिए क्या चाहिए। तो वो लोग बेटर वे में जानते हैं ना, उनके पास ये डिसीजन लेने का पावर है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा फेडरलिज्म का मेन एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स को। उससे पहले दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए जो बोला था कि आप बस इस ट्रिक्स सॉरी, मेरे इस स्कूल नाम के शब्द को याद करोगे, तो आपको याद हो जाएगा पूरे इसके एक्सप्लेनेशन, और आप आंसर को लिख सकते हो, वो भी बहुत सारे डायमेंशन में, जिससे कॉपी चेक करने वाले टीचर्स भी खुश हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स, जो कि हर बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है
कि अगर फीचर्स देखोगे तो पावर्स डिवाइडेड होती हैं किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि आपको दिखाता है कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। उसके बाद से आप लोग देखो तो इसके जो मेनली लिस्ट जो होते हैं ना दोस्तों, वो डिफाइंड है, यूनियन हो गया, सेंटर हो गया, या फिर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट दोनों मेनली उसको बोलते हैं दोस्तों, जो कि एजुकेशन के लिए दोनों अपने अपने लॉज बना सकते हैं, ठीक है, मिल के लॉज बना सकते हैं। या फिर दोस्तों फेडरलिज्म में एक खास चीज, अमेंडमेंट जो प्रोसेस होता है ना, बहुत रिजिड होता है। मतलब कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत ही लिमिटेड वे में ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये बहुत टफ चैलेंज होता है देश के लिए, क्योंकि अगर देखोगे तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ और स्टेट के अप्रूवल चाहिए, तब जाके हम लोग स्पेशल अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे क्या है कि सिटीजन्स के राइट कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, कभी किसी को भी कभी किसी सरकार को ये तोड़ने का हक नहीं है। आपको पता होगा आपके फंडामेंटल राइट्स, जैसे आर्टिकल 14 हो गया। आपको दोस्तों बताना आपकी आर्टिकल 14 में क्या है, या फिर आप बताना मुझे आर्टिकल 19 में क्या है। तो ये जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये प्रोटेक्टेड है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। या फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बेसिस पे अगर आप लोग देखो तो सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपना बजट और रेवेन्यू सिस्टम होता है, जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से पैसे को सर्कुलेट किया जाए। या फिर उसके बाद देखोगे तो अथॉरिटी कन्फ्लिक्ट हैंडल लीगली। दोस्तों क्या होता है कि अब सेंटर और स्टेट के बीच में कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट तो जरूर होगा, कन्फ्लिक्ट इन द सेंस ऑफ बोल सकते हो किसी टॉपिक पे उनका विवाद हो गया, तो इसको कैसे हल किया जाता है। तो इसको हल करने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कोर्ट है, जिसको आप लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये करते क्या है ना कि इन सभी के बीच के डिस्प्यूट्स को डायरेक्टली वही सॉल्व करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है। और उसके बाद से दोस्तों देखो हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, उसी जुडिशियरी को जो कि हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये क्या होता है ना दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत, इसको भी याद रखना आप लोग, आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता क्या है कि स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। या फिर उसके बाद से देखो तो इंडिया में फेडरलिज्म के बेसिस पे देखा जाता है कि डाइवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, रिलीजन है, कल्चर है, या फिर सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बोला गया है कि हमें रिस्पेक्ट करना है। जैसे कि तमिलनाडु का लैंग्वेज को प्रोमोट करना, तमिल लैंग्वेज, या फिर नागालैंड के आप लोग लोकल लॉज को देख सकते हो। तो ये सभी फेडरलिज्म के फीचर्स है दोस्तों। अगेन सेम बात मैं बोलूँगा फिर से कि ये जो प्ले फेयर्स सॉरी हाँ प्ले फेयर नाम का मैंने निमोनिक्स आपके लिए बनाया है, आप इसे स्मूथली याद कर लो, क्योंकि बस इसी के बेसिस पे आप एग्जामिनेशन में अपने टर्म्स को लिख सकते हो और अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से उसे इन्हांस कर सकते हो। दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। दोस्तों दोस्तों आपको पता होगा कि गवर्नमेंट में दो तरीके के फेडरेशंस होते हैं, और नहीं भी पता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला होता है कि बहुत सारे स्टेट्स के मिलने से, बहुत सारे स्टेट्स के मिलने से कंट्री का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं मेनली कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसको खुद से जुड़ो। ये आपके लिए मैंने बनाया है, खुद से जुड़ो मतलब उनके जुड़ने के साथ एक बहुत बड़े देश का निर्माण होगा। उसमें हम लोग यूएस और स्विट्जरलैंड को देखते हैं। आप लोग जानते होंगे टेक्सास, कैलिफोर्निया, या फिर मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके मिलने के बाद एक यूएसए, एक कंट्री का निर्माण होता है। या फिर स्विट्जरलैंड को आप लोग देखें तो कैंटोन, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद से हम लोग देखते हैं होल्डिंग पावर क्या होता है, या फिर होल्डिंग टुगेदर पावर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि पावर जो है तो ये ना वो डिवाइडेड होता है। जैसे सेंटर के पास तो पावर होगा ही, स्टेट के पास भी पावर होगा। यही चीज आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि बेल्जियम में भी सेम पावर था, उसने पावर शेयर किया किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, जहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन्स को भी पावर मिला था। जैसे दोस्तों आज हम पावर शेयरिंग को बहुत इजी तरीके से, या फिर फेडरलिज्म को बहुत इजी तरीके से यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जामिनेशन के सॉरी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे पावर शेयरिंग बहुत इजी है। अगर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों,
अगर मान के चलो कि आप मान लो कि एक फेडरलिज्म जो है ना एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की तरह है, जिसमें सेंटर है और स्टेट भी है, ठीक है। जिसमें सेंटर क्या है, टीम कैप्टन है, और स्टेट जो है इंडिविजुअल प्लेयर है, ठीक है। तो सेंटर को अगर मान के चलो कि पॉलिसी मेकर है ना, ये तो पॉलिसीज बनाता है और नेशनल लेवल का डिसीजन लेता है, वैसे ही जो टीम का कैप्टन होता है वो टॉस करता है और सेटअप और स्ट्रेटेजीज बनाता है। सेम चीज अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी वही होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों, लोकल इश्यूज को सॉल्व करता है और रीजनल नीड्स को हैंडल करता है। वहीं इंडिविजुअल प्लेयर क्या करता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, अपना अपना काम करता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर कौन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। यहाँ पे टीम का कैप्टन कौन हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। या फिर अब क्रिकेट को खेला कैसे जाएगा, इसके क्या क्या नियम होंगे। तो क्रिकेट का भी एक अपना संविधान होता है, ठीक है, जिसको क्रिकेट रूल बुक बोलते हैं। वैसे ही देश का भी एक अपना संविधान है कि देश कैसे चलेगा, पावर्स किस तरीके से डिफाइंड होंगी, ठीक है। उसके बाद से आता है जुडिशियरी, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट। जुडिशियरी क्या करता है दोस्तों, ये स्टेट और सेंटर के बीच का डिस्प्यूट को ये सॉल्व करता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि क्रिकेट में अंपायर का ये लीड रोल होता है, जो कि फेयर प्ले को इंश्योर करता है कि खेल में कोई बदमाशी ना हो। उसके बाद से फिनेंस कमीशन को हम लोग देखते हैं, ये क्या करता है कि टैक्स को शेयर करता है और डिफाइन करता है कि मतलब किस स्टेट को कितने की ज़रूरत है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर सेंटर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है दोस्तों। वैसे ही अगर क्रिकेट के बेस पे हम लोग समझे तो कोच या फिर सपोर्ट स्टाफ जो होते हैं, फंड और रिसोर्सेज इन्हीं में डिवाइड होता है ना, आखिर जो भी इसमें इनकम होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फेडरलिज्म का इंडिया में ट्विस्ट क्या है। इसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे दोस्तों। क्या होता है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरलिज्म का इंडिया में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। फिनेंस कमीशन अगर हम लोग देखें तो क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच के फंड में सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड डिवाइड करने का जो एक बोल सकते हो माध्यम, वो माध्यम ही है फिनेंस कमीशन। आखिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई तो होगा ना जो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा या फिर दिखाएगा कि किस स्टेट को कितनी जरूरत है। तो फिनेंस कमीशन बस उसी का काम करता है। या फिर आप देखोगे AIS ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि IAS IPS जैसे ऑफिसर्स सेंटर अपॉइंट करता है लेकिन स्टेट में काम करते हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे कि जो IAS IPS जो होते हैं वो UPSC जो कि सेंट्रल बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एग्जामिनेशन के तहत ये लोग एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जो काम करते हैं ना वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर CM के अंदर ही आपको दिखेगा कि ये लोग काम करते हैं। उसके बाद इंडियन फेडरलिज्म में देखा जाए ना दोस्तों, तो इंडियन फेडरलिज्म के पास सबसे ज़्यादा बोल सकते हो कि सेंटर में सबसे ज़्यादा पावर है। तो सबसे ज़्यादा पावर सेंटर में होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को इमरजेंसी और फॉरेन मैटर्स में ज़्यादा पावर दी गई है। क्योंकि दोस्तों हमारा देश जो है बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत सारे धर्म जातियाँ सभी चीज़ें। तो उन अगर सेंटर को ज़्यादा पावर ना दिया जाए तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा, देश में जंग छिड़ने की नौबत आ सकती है। तो इसी के कारण सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। या फिर आप लोग देख सकते हो इंटर स्टेट ये काउंसिल काउंसिल, इसमें क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए सेंटर क्या करता है, एक काउंसिल बनाता है। जिससे मेनली अगर आप लोग देख सकते हो तो जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट के केस में सेंटर काउंसिल बनाकर सॉल्यूशन ढूंढा है, ठीक है, सॉरी ढूंढता है, ठीक है। तो मेनली इंटर स्टेट मतलब एक दूसरे के, दो स्टेट के बीच में को कनेक्ट करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल का हम लोग देखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल को देखते हैं, इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए सेंटर काउंसिल मतलब कि एक इंटर स्टेट काउंसिल का तैयार करता है। मान के चलो कि दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं A और B। तो इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो एक इंटर स्टेट काउंसिल को यहाँ पे बना दिया जाता है जिसके कारण इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। या फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट को लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है। दोस्तों भारत जाना जाता है बहुत सारी घनी आबादी के लिए। इस घनी आबादी में हम लोग बहुत सारे कल्चर्स को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं। तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्सिटी में हम लोग को क्या दिखता है, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग दिखते हैं। तो इन सभी को जोड़ने के लिए या फिर इन सभी के लिए एक इकलौता नियम जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोगों को जोड़ के रखता है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि हमारे देश में एक सिंगल आइडेंटिटी का भी ये काम करता है, जो लोगों को बस इंडियन, नो नो ड्यूअल आइडेंटिटी मेनली बोल सकते हो कि इन सभी को बस एक इंडियन टर्म से ही रिलेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग इंडिया को एज अ यूनिटी बेस्ड देखते हैं। इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे होल्डिंग टुगेदर है ना, होल्डिंग टुगेदर में सेंटर के पास पावर होती है, वो इन लोगों को पकड़ के रखता है। इट्स जस्ट लाइक अ गार्जियन ऑफ ऑफ योर फैमिली। तो बस यही समझो। उसके बाद से बैलेंस रिक्वायर होता है ना दोस्तों, स्टेट और सेंटर के बीच में, कि बराबरी मेंटेन भी करना जरूरी है ना। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, तो कई एरियाज़ में सेंटर और स्टेट दोनों को रोल होता है कि वो लोग अपने कुछ मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन है ना उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप लोग देखो तो सेंट्रल अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाता तो है, लेकिन स्टेट उसमें इंटरफेयर करके कुछ चेंजेस ला सकता है और कोशिश करता है कि अपने स्टेट कल्चर को या फिर अपने स्टेट की डाइवर्सिटी को या फिर स्टेट से रिलेटेड जो मतलब कि जो भी जुड़ी हुई बातें हैं उनको वो कोशिश कर सकता है कि उसमें ऐड कर सके। तो ये स्टेट का मुद्दा हो गया। या फिर बोल सकते हो कि किसी भी स्टेट को मतलब कि एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी नहीं है, स्टेट को पूरी फ्रीडम नहीं है। कुछ केसेस में सेंटर ओवरराइड कर सकता है। ये कैसे मुद्दे हैं दोस्तों, तो ये मुद्दे वैसे हैं जैसे कंकरेंट लिस्ट में कन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर का ही लॉ वैलिड है। कंकरेंट लिस्ट मतलब मैंने बताया था एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट मीन के मानो कि आपस में लड़ रहे हैं कि ये टॉपिक सही है कि नहीं है। उस केस में हम लोग सेंटर को ही मानते हैं कि ये इस केस में सेंटर ही ओवरराइड कर सकता है। या फिर आप लोग देख सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू लोकल बॉडीज। दोस्तों फेडरलिज्म का यही तो मेन स्ट्रक्चर है कि पावर को तोड़ना। पावर को जितने भाग में वो तोड़ेगा उतना ही हमारा फेडरेशन या फिर बोल सकते हो कि हमारा देश और निखरेगा। तो जैसे सेंटर और स्टेट के अलावा लोकल लेवल पे पावर पहुंच गई हैं, जैसे विलेज हो गया, टाउन हो गया, ये सभी क्या है, फेडरलिज्म के टीयर हैं या फिर फेडरलिज्म के बोल सकते हो कि एक बेसिक एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पावर को जितना ब्रेक डाउन करोगे उतना ही अच्छा है, सेंट्रलाइज्ड पावर ज़्यादा रहेगा नहीं। तो कैसे, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। जब पावर विलेज डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाती है उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप खुद सोच के देखो कि जब पावर विलेज और गांव या पंचायत तक पहुंच जाएगी तो ये पावर कितने छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगी। जैसे कि ग्राम सभा हो गया, विलेज के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स को जनरल बॉडी जो डेवलपमेंट प्लान डिसाइड करता है। मेनली दोस्तों होता क्या है ना कि ग्राम सभा एक छोटा बॉडी है, समझे। इसमें क्या होता है ना कि मान के चलो कि बिहार के विलेज में सड़क बनानी है या नहीं बनानी है, ये तो ग्राम सभा ही डिसाइड करेगा ना। उसके बाद से हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज जो लोकली मैनेज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन हो गया, पाइपलाइन हो गया, इस तरीके की चीज़ों को कौन मैनेज करता है, तो ग्राम सभा पंचायत यही सब मैनेज करते हैं ना। उसके बाद ऑल सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, सभी लोगों का डिसीजन मेकिंग में शामिल होने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ के बेटर डिसीजन को या फिर अपने नियम कानून में बदलाव ला सकते हैं, वो भी अपने देश की कार्य व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। या फिर आप लोग देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड 3 टियर सिस्टम, जैसे कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट तीनों लेवल पे होता है। जैसे विलेज होता है, बहुत सारे विलेज को मिलाने के बाद ब्लॉक फॉर्म होता है, या फिर बहुत सारे ब्लॉक को मिलाने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है। और अगर आप लोग देखोगे तो इसका नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या होगा, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाने के बाद एक स्टेट का निर्माण होता है दोस्तों। और बहुत सारे स्टेट्स को मिलाने के बाद हमारे इंडिया का फॉर्मेशन होता है दोस्तों।
तो यही तो है फेडरलिज्म, जो पावर्स को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद से देखते हैं कि सीट्स रिजर्व होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना दोस्तों, कि जब पावर बढ़ जाएंगे आपके पास, तो SC ST महिलाओं, SC ST और महिलाओं के लिए कुछ सीट्स भी जो रिजर्व होती हैं, ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि सभी अपने कम्युनिटी से आए और समाज के को आगे पहुंचाने में अपना योगदान दे। या फिर आप लोग देखो तो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक देश को अगर अच्छे से चलाना है तो रेगुलर इलेक्शंस ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि देश की जो कानून व्यवस्था है या फिर देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके का है। इसमें आपके पास चॉइस होता है कि हर 5 साल में आप अपने मन के जो इलेक्टेड जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको आप लोग चुन रहे हो। उसके बाद से ओन फंड्स फॉर लोकल प्लानिंग। दोस्तों क्या होता है कि पंचायत को अपना बजट और प्लानिंग का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि अगर एक मान के चलो पंचायत को किस तरीके से वहाँ पे अपने प्लान्स को चलाना है या स्कीम्स को चलाना है, या फिर उसका एक अपना बजट होता है, तो मेनली वो अपने उस बजट को दिखा के और अपने फंड का अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आप लोग देखो तो ओपन मीटिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, सब मीटिंग पब्लिक में होती है ताकि करप्शन बिल्कुल ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से देखा जाता है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। दोस्तों ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, कि मतलब कोई भी आदमी या फिर कोई भी पावर अगर डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन मतलब कैसे सही है। तो ये सभी चीज़ें, जैसे कि देखो लोकल बॉडी की एक्टिविटीज़ लोग ओपनली देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद से सोशल जस्टिस फोकस, मेनली लोकल लेवल पे SC ST पूरे सॉरी पुअर और वुमेन्स के राइट को प्रमोट किया जाता है। क्या होता है ना, सोशल जस्टिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग SC ST या फिर बॉटम कम्युनिटीज़ जो है सोसाइटी की, उनको अगर हम लोग सपोर्ट ना करें तो ये एक बेटर फेडरल स्ट्रक्चर का रूप नहीं है दोस्तों। इसके लिए हम लोग BPL फैमिलीज़ को फ्री टॉयलेट, राशन या फिर हाउसिंग दिया जाता है, जो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण उन लोगों को और अच्छे तरीके से चॉइस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्तों। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम बेस्ड जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, ये एग्जामिनेशन में ये टर्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं। आखिर क्यों, तो समझते हैं। आप लोग इसको नॉर्मली वीडियो पॉज करके आप लोग पर्सनली पढ़ भी सकते हो, बहुत आसान शब्दों में मैंने मेंशन किया है। तो पहला क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब कि एक बड़े, देखो इंडिया में जब इंडिया में सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड है। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे बोल सकते हो स्ट्रक्चर जोग्राफिकल डिविजन्स हैं, या फिर बहुत तरीके से इंडिया डिवाइडेड है। तो इन सभी को जोड़ने के लिए एक सेंटर में सबसे ज़्यादा पावर होना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि आइडियल फेडरलिज्म में तो पावर इक्वली डिवाइडेड होती है। उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल दोस्तों क्या होता है, तो सेंटर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकता है, वो भी आर्टिकल 356 के तहत। ये फेडरल जो स्पिरिट है ना, फेडरल स्पिरिट, उसको कमज़ोर कर देता है, जो कि ये गलत बात है। या फिर इमरजेंसी प्रोविज़न होता है, इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर और भी पावरफुल हो जाता है, स्टेट की ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से कॉमन सर्विसेज लाइक IAS IPS सेंटर के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन स्टेट उनको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। स्टेट उनको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं का मतलब है दोस्तों कि जैसे आखिर मतलब इनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स है, जैसे IAS IPS का जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स है, इनको कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। ये लोग तो बस उनको चुनते हैं, या फिर बोल सकते हो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको अपना पार्ट बनाते हैं। या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी को देखते हैं दोस्तों। इंडिया में जुडिशरी एक सिंगल सिस्टम होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, जबकि आइडियल सिस्टम में तो हर लेवल की अलग जुडिशरी होती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड है, एक ही है जो सर्वोपरि है। उसके बाद से ऑल इंडियन सर्विसेज को देखें तो IAS IPS जैसे ऑफिसर सेंटर अपॉइंट करता है, लेकिन उनका काम स्टेट में होता है, पावर ओवरलैप होता है। या फिर लिंग्विस्टिक स्टेट पे अगर हम लोग देखें तो अलग अलग लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बने हैं, लेकिन सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को और सेंट्रल लॉज को फॉलो करते हैं, जिससे देश की
यूनिटी बढ़ी रहे। उसके बाद से कंकरेंट लिस्ट ओवरराइड, अगर स्टेट और सेंटर दोनों सेम लॉ बनाते हैं या फिर लॉ बनाए हैं तो सेंटर के लॉ वैलिड होते हैं। ठीक है, ये स्टेट की पावर को लिमिट करता है। या फिर हाई फिनेंस शेयर्स टू सेंटर, जैसे कि पैसे का बड़ा हिस्सा सेंटर के पास होता है, स्टेट को सेंटर पर डिपेंड होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सेंटर ही डिसाइड करता है कि उस स्टेट को कितना फंड एलोकेट किया जाए। या फिर इम्बैलेंस इन पावर, जैसे प्रैक्टिकल लेवल पे पावर इक्वल तो नहीं है, सेंटर के पास तो ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट वीक है, पंचायती राज या फिर बोल सकते हो म्यूनसिपैलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उनके पास जो पावर है ना वो बहुत लिमिटेड है, फंड भी बहुत लिमिटेड वे में उनके पास होता है। ड्यूअल पॉलिटिक्स, सॉरी ड्यूअल पॉलिटी बट अनइक्वल। क्या होता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल पॉलिटी लिखा गया है जैसे कि सेंटर और स्टेट, लेकिन दोनों इक्वल तो है नहीं इन टर्म्स में, क्योंकि इन लोगों के पास पावर एक्चुअल है नहीं, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। दोस्तों एग्जाम के फ्रेमवर्क से समझते हैं कि फेडरलिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स को। पहला ये है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, जबकि आइडियल फेडरलिज्म में पावर इक्वली डिवाइड होता है। प्रेसिडेंट रूल, सेंटर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकता है, वो भी आर्टिकल 356 के तहत, लेकिन ये फेडरल स्पिरिट को और कमज़ोर करता है। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर और भी पावरफुल हो जाता है, स्टेट की ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। कॉमन सर्विसेज, सर्विसेज जैसे आप आईएएस हो या आईपीएस हो, सेंटर के कंट्रोल में ये ज़्यादा होते हैं, स्टेट पर पूरी तरह उनको अपने अंडर में रखता है, या फिर सॉरी स्टेट के अंडर वो भले ही काम करते हैं, लेकिन जो इन सभी अधिकारियों पे जो फुल ऑन कंट्रोल जो होता है ये पूरा सेंटर का ही होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में जुडिशरी एक सिंगल सिस्टम है, जैसे कि टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जबकि आइडियल सिस्टम में हर लेवल पे एक अलग जुडिशरी होता है। ऑल इंडियन सर्विसेज, आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर सेंटर अपॉइंट तो करता है, लेकिन उनका काम जो है स्टेट में होता है, पावर ओवरलैप होता है। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, तो अलग अलग लैंग्वेज में स्टेट जो रहता है वो बना हुआ रहता है, लेकिन सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। कंकरेंट लिस्ट ओवरराइड, दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेट और सेंटर दोनों सेम लॉ बनाएं तो सेंटर का लॉ वैलिड होता है, ये स्टेट की पावर को और भी लिमिटेड कर देता है। हाई फाइनेंस शेयर टू सेंटर, पैसा का सबसे बड़ा हिस्सा सेंटर के पास होता है, स्टेट को सेंटर पे डिपेंड रहना पड़ता है पैसे के लिए। इम्बैलेंस इन पावर, प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो पावर्स इक्वल नहीं है, सेंटर के पास सबसे ज़्यादा पावर है। लोकल गवर्नमेंट वीक्स, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उनके पास लिमिटेड फंड और पावर होता है। ड्यूअल पॉलिटी बट अनइक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल पॉलिटी लिखा गया है, सेंटर प्लस स्टेट। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको याद करवा दूंगा इस टॉपिक के सारे निमोनिक्स, एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिए स्कूल के बेसिस पे, फीचर्स भी खत्म हो गए, इंडियन फेडरलिज्म ट्विस्ट भी खत्म हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन भी खत्म हो गया, और एग्जाम बेसिस जो फ्रेमवर्क्स हैं उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो बताओ दोस्तों आप कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमारी इसमें पूरी मेहनत होती है कि हम आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट निमोनिक्स लाएं और आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से लिखने में आपकी मदद करें। तो कृपया कर जुड़े रहें हमारे चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिलते रहेंगे रेगुलर अपडेट्स। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और थैंक यू।